अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब बच्चे ठीक हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है बेसिक आई थिंक सो लेक्चर नंबर 24 है। उसमें हम प्रपोज़ल को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रपोज़ल होता क्या है और इसका रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर रोल क्या होता है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। लेकिन इससे पहले कि थोड़ा सा हम प्रीवियसली अगर देखें तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लास्ट वीक में हमारे लेक्चर्स मिस हुए कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो उसका हम मेकअप वगैरह देख लें कि वो आपके सिलेबस को देख के कि आपका सिलेबस कितना रहता है। अभी तक आपके तकरीबन 2 टॉपिक्स रह गया सिर्फ, और हमारे पास अभी 6 लेक्चर आई थिंक सो है, 3 वीक्स का टाइम है। तो होप सो उन्हीं में कवर हो जाएगा। अगर कवर नहीं भी होते तो हम कोई मेकअप क्लास अरेंज करके सिलेबस को कवर कर लेंगे। सो जो प्रीवियस वीक्स में हमने डिस्कस किया था वो फाइनलाइज हमने डाटा कलेक्शन टेक्निक पे किया था कि डिफरेंट टेक्निक्स कौन से होते हैं डाटा कलेक्शन, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो मोर और लेस तकरीबन हमने अपने जो रिसर्च डिज़ाइन था उसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया। 1-2 के अलावा उनको हम प्रपोज़ल राइटिंग के बाद करेंगे। सो प्रपोज़ल बेसिकली क्या चीज़ होती है। लेट्स से सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिफरेंट जो कॉजेज़ होती है कोरोना वायरस की, अगर हम अभी की बात करें तो कोविड की डिफरेंट कॉजेज़ जो सी है वो क्या है। अगर मैं इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहता हूँ या मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोविड जो इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी कॉजेज़ क्या है। सो ये मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ और मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले तो मेरे पास एक प्रपोज्ड फॉर्म होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बैठे बैठे मुझे अचानक दिमाग में आया कि हाँ मैं ये करूँगा तो कर लूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे पहले आपके सामने आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास बजट कितना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो काम करने वाले हो कि वो असल में है क्या, ठीक है। आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके बारे में बैकग्राउंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आपने लिटरेचर अच्छा खासा पढ़ा होगा। थर्ड आपकी उस फील्ड का होना चाहिए, ठीक है। सो इन सारी चीज़, लाइक मैं कॉमर्स का स्टूडेंट या फाइनेंस का बच्चा स्टूडेंट जो हूँ, मैं जाके अब बायोलॉजी का अगर एक रिसर्च प्रोजेक्ट करूँगा तो वो मैं एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास उन टर्मिनोलॉजीज़ की नो हो नहीं है जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती है। सो ये एक चीज़ होती है जो आपको पहले उस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के पहले आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। और इन सारे कंपोनेंट्स के बाद आप एक प्रपोजल बनाते हो। अच्छा, प्रपोजल में आप क्या करते हो, आप प्रपोजल में बताते हो, प्रपोज करते हो किसी ना किसी अथॉरिटी को। लेट्स से सपोज मैंने अगर ये कोविड पे रिसर्च करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रपोज्ड फॉर्म देता हूँ कि मैं क्या रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे कितने फंड्स दरकार है और आप इसमें मेरी क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रपोजल बेसिकली आपको एक प्रपोज्ड फॉर्म में पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। इसके जब एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे तो वो सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। हम कह सकते हैं प्रपोजल जो सा होता है वो प्रपोज्ड फॉर्म ही होती है रिसर्च जो आपका प्रोजेक्ट है ना। सो मोर और लेस वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट ही होता है, लेकिन वो प्रपोज फॉर्म होती है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और रिसर्च प्रोजेक्ट में वो आप काम कर चुके होते हो। मतलब प्रपोजल जो सा होता है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये एक आर्टिकल है, एम रॉय यूनिवर्सिटी के फ्रैंक प्रोफेसर है, उसका आर्टिकल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, PDF वर्जन में पड़ा हुआ है मेरे पास। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम देखेंगे, क्योंकि उन कंपोनेंट्स को काफ़ी डिटेल में हमने मिड से पहले भी डिस्कस कर लिया और कुछ कंपोनेंट्स को मिड के बाद भी डिस्कस कर लिया है। तो हम उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको बताऊँगा कि वही कंपोनेंट जो रिसर्च प्रोजेक्ट में थे वो उसी रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रपोजल में किस तरह फिट हो सकते हैं। सो सबसे पहला कंपोनेंट जो इसने बताया हुआ है वो आ जाता है इंट्रोडक्शन का। सो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, हमने रिसर्च प्रोजेक्ट में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि हम अपने जो सा टोटल रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम बताते हैं कि हम क्या काम करना चाहते हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट में हम बताते हैं कि हम क्या काम किया है या कर रहे हैं। उसके अलावा हमें कौन सी जो सी है डिफरेंट
अपॉर्चुनिटीज़ थी, कौन से हमारे पास आइडियाज़ आए थे, रिसर्च आइडियाज़ आए थे, या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी बेसिस पे हम अपना ये काम कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रपोजल के अंदर यही इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग जो वहाँ पे हम ये बता रहे थे कि हम ये काम कर रहे हैं, प्रपोजल बेसिकली आपको बताएगा कि ये हमने काम करना है। ठीक है, सो हमेशा प्रपोजल आपके रिसर्च प्रोजेक्ट से पहले होता है, वो प्रपोजल होता है जिसके अप्रूवल के बाद आप रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। सो इंट्रोडक्शन में आप सिंपल बताओगे कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगेन चाहते हैं, विल की, या आप ये कह लो कि फ्यूचर टेंस आएगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें हम डिफरेंट जो कॉजेज़ हैं, कि कौन सी कॉजेज़ है जिसकी बेसिस पे कोविड जोन से वर्ल्ड वाइड फैला है, बड़े जल्दी से स्प्रेड हुआ है, इन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि उन कॉजेज़ पे कंट्रोल किस तरह पाया जा सकता है। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके प्रपोजल का। अगेन ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं नीचे से जा रहा, क्योंकि ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, थ्योरीज क्या होती है, इंडक्शन डिडक्शन क्या होता है। सो इधर सिर्फ एक चीज़ जो आपको मेजरली पता होनी चाहिए वो ये कि प्रपोजल हमेशा रिसर्च प्रोजेक्ट से पहले आते हैं। जो काम हमने रिसर्च प्रोजेक्ट में करना है उसको हम प्रपोजल के फॉर्म में पहले बनाते हैं, वो अप्रूव होता है तो फिर ही हम आगे रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल यही है कि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करोगे, क्योंकि 7th and 8th सेमेस्टर में आई थिंक सो आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, तो सबसे पहले आप उसका प्रपोजल बनाते हो। ठीक है, और अपने सुपरवाइज़र को वो प्रपोजल दिखाते हो, और वो प्रपोजल दिखाने के बाद फिर अगर तो वो आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर आप उस पर रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हो। सो यही इधर भी इम्प्लीमेंट होगा कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट करने से पहले प्रपोजल बनाते हो, और उसके पहला जो कंपोनेंट है उसमें आप अपने पूरे प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हो कि ये होता क्या है। ठीक है, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, अगेन कि आप किसी ना किसी थ्योरी को बैकग्राउंड में लेके तो फिर अपने वेरिएबल्स को बता रहे होते हो। ये चीज़ हमने मिड से पहले ऑलरेडी कर ली हुई है। नेक्स्ट आपका सेकंड जो पार्ट आ जाता है या कंपोनेंट आ जाता है वो आ जाता है रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो ये डिफरेंट नाम है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें आपने बताना होता है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आप ये रिसर्च करना चाहते हो। अगेन आपने बताना होता है कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप ये रिसर्च करना चाहते हो। और मैंने आपको प्रॉब्लम का ऑलरेडी बताया हुआ है। प्रॉब्लम दो टाइप्स की होती है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, एक लिटरेचर प्रॉब्लम होती है। लिटरेचर प्रॉब्लम ये है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कुछ लिटरेचर कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो विद इन 1 ईयर अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस ओपन कर लेते हैं या अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस। और कुछ रिसर्च कहती है नहीं, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो अपना बिजनेस या सॉफ्टवेयर हाउसेस ओपन नहीं करते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स किसी ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं। तीसरी रिसर्च क्या कहती है, जो लिटरेचर में मौजूद है, कि ना ये सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ एम्प्लॉयर काम करते हैं, ना एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग की साइड पे चले जाते हैं और उस साइड पे जाके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स या इस टाइप के काम करते हैं। सो ये डिफरेंट अप्रोचेस थी। तो आपका जो ये अब क्या क्रिएट कर रही है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, कि आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको पता नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या है। मतलब आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट रिसर्चेस के मुताबिक आप फ्यूचर में एम्प्लॉय बनने वाले हो या फिर फ्रीलांसर बनने वाले हो। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है इसको हम कहते हैं लिटरेचर प्रॉब्लम, कि जिसमें दो रिसर्चर जो प्रीवियस रिसर्चेस करके हैं उनकी फाइंडिंग ही आपस में टकरा रही है। सो प्रॉब्लम या तो उस टाइप की हो सकती है या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको अभी हम जिस एग्जाम्पल को हम कैरी कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ना कोविड-19 की, कि जिसमें पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है या कोई भी रियल वर्ल्ड में लोग इफेक्ट हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से। सो इसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हो कि आप ये रिसर्च जो कर रहे हो या करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, मतलब क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से करना चाहते हो। लाइक हमारे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या है,
हमारे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, मतलब ये बीमारी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फैलती जा रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए ताकि जिन कॉजेज़ की वजह से ये फैल रही है उन कॉजेज़ पे को के बारे में डिफरेंट जो उनसे मैयर्स है उनको करते हुए उस पर हम कंट्रोल करें, या उन अपनी जो उनसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनको हम रिड्यूस करें। सो ये बैकग्राउंड होता है प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम आई क्यों है, या ये रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल को आप प्रपोज क्यों कर रहे हो, रिसर्च प्रोजेक्ट करना क्यों चाहते हो, प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है। सो ये सेकंड सेक्शन उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। अगेन ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ज़्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे। थर्ड आपका आ जाता है पर्पस ऑफ द स्टडी। अगेन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से नेक्स्ट वर्जन होता है कि इसमें आप पर्पस बताते हो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, अब आपने स्टडी क्या कर रहे हो, आपका बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नेक्स्ट वर्जन होता है उसी को हम पर्पस ऑफ द स्टडी कहते हैं, कि उसको ही हम एक प्रपोजिव फॉर्म में ले आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आते हैं कि हम बेसिक पर्पस मेरी स्टडी का ये है कि मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि क्या एक्टिविटीज़ है या क्या डिफरेंट आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट सिनेरियोज़ है जिसमें ये जो सी बीमारी है कोरोना वायरस की ये ज़्यादा फैलती है, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन बेसिक पर्पस है ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। सो अगेन पर्पस के अंदर फिर हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारी स्टडी का पर्पस ये होगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रपोज कर रहे हो ना, प्रपोजल के सेंस में हमने लेना है। सो हमारी स्टडी का पर्पस ये होगा, फ्यूचर में होगा। और जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हम सिंपल बताते हैं कि हमारी स्टडी ये डिफाइन या इसका ये पर्पस है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो उनसे क्वाइट फेमिलियर है आपसे, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या जिसको हम लिटरेचर रिव्यू के नाम से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, आप डिफरेंट टाइप्स के अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेस को कलेक्ट करते हो, ठीक है, और आप देखते हो कि बाकी रिसर्चर इस बारे में क्या कहते हैं। मतलब कोविड के फैलने की जो कॉजेज़ है, अभी 2020 के अंदर मोर देन 500 आर्टिकल्स पब्लिश हो गया वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर कोरोना वायरस के डिफरेंट एस्पेक्ट को या डिफरेंट डायमेंशंस को डिफाइन किया गया कि किन वजूहात की वजह से ये कोविड जोन सा बड़ा जल्दी स्प्रेड हुआ दुनिया में। सो आप प्रीवियस ये 500 जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए आप इनको देखते हो, इनको गो थ्रू करते हो और फिर आइडेंटिफाई करते हो कि लिटरेचर में गैप क्या है, ठीक है। गैप, रिसर्च गैप हमेशा आप फाइंड करते हो लिटरेचर से, कि आपके नॉलेज के अंदर क्या गैप है, फिर उस गैप को फुलफिल करते हो आप अपनी स्टडी के अंदर। सो लिटरेचर रिव्यू इसलिए कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल आर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट करने की जो बेस होती है ना, वो हमेशा लिटरेचर रिव्यू से आती है। कि आप ये जो सा रिसर्च करना चाहते हो, ये करना क्यों चाहते हो। अगर लेट्स सपोज, मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर सारे रिसर्चर 100-200 रिसर्चर एक बात पे मुत्तफिक है कि इस वजह से या ये रीजंस है जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलता है, तो फिर आपकी रिसर्च करने का फ़ायदा क्या अगर कुछ आप नई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे। सो लिटरेचर रिव्यू आपको एक कह ले के फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है कि आपने किस तरह जो उनसे अपनी बेसिक्स रखनी है, अपनी स्टडी की, अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट की बेसिक्स रखनी है, और कन्फ्लिक्ट की बेस पे आप आगे जो उनसे स्टडी करोगे। सो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस एंड और हाइपोथेसिस। नॉर्मली ये होता है कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट हो या प्रपोजल हो, उसके अंदर या तो नॉर्मली रिसर्च क्वेश्चन लिखे होते हैं या तो हाइपोथेसिस लिखे होते हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठे मेंशन करने से आप ये कह सकते हो रेप्लिकेशन के चांसेस होते हैं कि एक चीज़ को बार बार लिखा गया। तो उस टाइप की जो वर्डिंग है या उस टाइप के जो चांसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, या क्वेश्चंस लिख लेते हो या फिर हाइपोथेसिस बना लेते हो। अगेन ये दोनों रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस, ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम इसको प्रपोजल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे।
सो लेट्स सपोज इसी चीज़ का जिसको हम एग्जाम्पल को कैरी कर रहे हैं उसका अगर हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएं तो इसका रिसर्च क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट आर वेरियस एक्टिविटीज़ आर सिनेरियोज विच मे काज द फास्ट स्प्रेड ऑफ दिस कोविड-19 डिजीज़, कि ये जो सी आपकी डिजीज़ है ये जो इतनी जल्दी स्प्रेड हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, किन सिनेरियोज की वजह से, मतलब कौन सी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैली है, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़, किन एक्टिविटीज़ की वजह से फैली है। लाइक हमारे यहाँ जब रिसर्चेज हुई और बताया गया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो ये बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। सो अगर हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, जैसे नॉर्मली यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी या डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग नेशंस थे, उन्होंने इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा बोदर नहीं किया, तो क्या हुआ उस वजह से इसकी रेशो, स्प्रेडिंग की रेशो बहुत ज़्यादा फैल गई। सो हमने रिसर्च क्वेश्चन बना लेते हैं कि आप क्या वजूहत है जिनकी वजह से आपकी ये जो सी बीमारी है इतनी जल्दी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली है। सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हाइपोथेसिस से मुराद ये ऐसी स्टेटमेंट जो अभी टेस्ट नहीं हुई लेकिन टेस्टेबल है। अगेन इसकी डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिखवाई हुई थी। सो हाइपोथेसिस क्रिएट कर देते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसेस पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 डिजीज़, कि सोशल डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से आपकी जो कोविड-19 का स्प्रेडिंग रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना कि जब सोशल डिस्टेंसेस को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका कोरोना वायरस के जो केसेस हो गए या विक्टिम्स हो गए वो कम होना शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह करके आप रिसर्च क्वेश्चंस बना लेते हैं या फिर अपना हाइपोथेसिस बना लेते हैं। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है। सो अब रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर या उस सिनेरियो में जब हमने पढ़ा था, हमने बताया था कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है, और यहाँ पे हम इसको किस सिनेरियो में पढ़ेंगे कि हम ये टेक्निक, वी विल यूज़ दिस टेक्निक फॉर आवर रिसर्च प्रोजेक्ट, कि हम फ्यूचर में इस टेक्निक को कंसीडर करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर आवर रिसर्च प्रोजेक्ट। सो डिज़ाइन में सबसे पहले आप सैम्पलिंग बता देते हो कि आपकी सैम्पलिंग से पहले आपको पॉपुलेशन बतानी पड़ेगी कि आपकी प्रपोज्ड पॉपुलेशन क्या है, आप ये रिसर्च किस पे करना चाहते हैं। लेट्स सपोज ये कोविड वाली रिसर्च मैं करना चाहता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ठीक है। सो मेरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं 21 करोड़ 22 करोड़ जितनी भी आबादी है, ये सारी मेरी पॉपुलेशन पे आ जाएगी। सेकंड फिर क्या होगा, मुझे सैम्पल साइज लेना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा इन 21 करोड़ अवाम में से, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपनी रिसर्च को इतना वाइडली करूँगा, मैं एक एक बंदे से जाके क्वेश्चंस पूछूँ या क्वेश्चनर्स वगैरह फिलअप करूँ। सो मुझे सैंपल एक क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं 1000 या 10,000 लोगों का सैंपल लेता हूँ। उस सैंपल को लेने के लिए मुझे एक सैम्पलिंग टेक्निक चाहिए होगी, प्रपोज्ड टेक्निक अगेन, कि मैं किस सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू जो सैंपल है उसको कलेक्ट करूँगा। डेट टेक्निक में भी योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक या फिर वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाएगी। इनके अंदर काफ़ी टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया होता है तो हुआ है। सो इनमें से कोई भी टेक्निक आ सकती है जो आपके लिए कन्वीनियंट है स्टडी के लिए, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा कि हम ये सैम्पलिंग टेक्निक वी विल यूज़ इन आवर रिसर्च। उसके बाद आपका आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको अभी रिसेंटली बता दिए हुए क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आपकी डाटा कलेक्शन टेक्निक होती है। आपने सैंपल को कलेक्ट भी कर, सैंपल जो उनसे सेलेक्ट कर लिया कि 10,000 लोगों को हमने अपनी स्टडी में एज अ सैंपल यूज़ कर रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ किन किन इलाकों के लोग हो गए और कौन कौन हो गए। ये करने के बाद अब उनसे डाटा कलेक्ट करना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। और अगेन प्रपोजल के अंदर हम बताएंगे कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ क्वेश्चनर, वी मे गो फॉर द इंटरव्यू, वी मे गो फॉर द फोकस ग्रुप। सो कुछ भी टेक्निक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज टू कलेक्ट आवर डाटा फ्रॉम आवर रिस्पोंडेंट। और वो रिस्पोंडेंट आपके कौन हो गए, वो रिस्पोंडेंट आपके सैंपल जो आपने कलेक्ट किया वो हो गया।
उसके बाद फिर आप सिंपल डाटा कलेक्शन करोगे इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करने के बाद, उसके बाद फिर डाटा एनालिसिस करोगे। ये पोर्शन अभी तक हमारा मिसिंग है। अभी तक जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है उसमें से सिर्फ ये एक पोर्शन है जो हमारा मिसिंग है, एनालिसिस का पोर्शन। और इसको इंशाल्लाह हम कमिंग वीक्स के अंदर किसी न किसी तरह इसको डिस्कस करके इसको भी वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशंस। अच्छा, अब आपने अपनी प्रपोजल की लिमिटेशंस भी बतानी है, डीलिमिटेशंस भी बतानी है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिमिटेशंस क्या होती है और डीलिमिटेशंस क्या होती है। सिंपल वर्डिंग में मैं बताता हूँ। लिमिटेशन वो होती है जो काम हम कर ही नहीं सकते लेकिन वो काम करना चाहिए था या हो सकता था, मतलब मैं वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेट्स से सपोज मैं अगर ये रिसर्च कर रहा हूँ ना कोविड की टाइप्स पे, तो मैं आउट ऑफ कंट्री से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता, इंटरव्यू नहीं उनके कर सकता। तो ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट करूँगा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जाना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, सो हर वो काम जो आपके अप्रोच से बाहर होता है उसको आप लिमिटेशन के सेंस लेते हो। डीलिमिटेशन ये होता है कि वो काम आप कर सकते हो लेकिन खुद ही नहीं करते। लाइक पाकिस्तान से तो मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ और मेरे पास डिफरेंट मीन्स है थ्रू विच आई कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, लेकिन अब मसला ये है कि डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कि उन एरिया से जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस है, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज एक ऐसा एरिया है, सियालकोट का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है। अब मैं डाटा वहाँ से कलेक्ट तो कर सकता हूँ लेकिन मैं जानबूझ के डाटा वहाँ से कलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरी स्टडी का पार्ट ही नहीं है, वो मेरी स्टडी में मुझे हेल्प आउट भी नहीं करेगा। सो इस तरह की कंडीशंस को, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं डीलिमिटेशंस, कि वो काम आप कर सकते हो, आपकी अप्रोच में होता है लेकिन आप जानबूझ के नहीं करते क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं करती है आपकी रिसर्च में। और लिमिटेशन क्या होता है कि वो वैल्यू एडिशन तो होता है वो काम, लेकिन वो आपकी अप्रोच में नहीं होता है। अगेन लिमिटेशन जो होती है वो आपकी अप्रोच से बाहर होती है लेकिन वो वैल्यू एडिशन करती है आपकी रिसर्च में। लाइक अगर मैं इंडिया में भी रिसर्च करूंगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन होगा, मुझे वहाँ के भी लोगों की एक्टिविटीज़ का पता लगेगा जिनकी वजह से इंडिया में कोविड फैला है। लेकिन डीलिमिटेशंस क्या होगी, वो मेरी अप्रोच में तो है लेकिन मैं उसको कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो आप ये कह लो वैल्यू क्रिएट नहीं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा आपकी रिसर्च में। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, कि आपकी स्टडी जो सी है वो क्या इम्पोर्टेंस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है और ये आपका प्रीवियस स्टडीज़ को किस तरह आगे लेके जाएगी। सो ये आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में आ जाता है। उसके बाद आपका रेफरेंसेस आ जाता है। अगेन रेफरेंसेस को हमने पढ़ा हुआ था, एपीए स्टाइल आपने इसको डिस्कस किया था, मतलब मिड से पहले एमएलए स्टाइल को भी आपने पढ़ा हुआ था, एक हार्वर्ड स्टाइल होता है उसको भी आपने पढ़ा हुआ था। तो ये रेफरेंसेस हो जाएगी जिसमें जहाँ जहाँ से आपने डाटा लिया वहाँ के रेफरेंसेस आपने ऐड करने, और लास्ट पे आपका जो अपेंडिक्स आ जाएगी। ठीक है, सो ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए आपके रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रपोजल के। और अगर इन कंपोनेंट्स में से आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे इंडिविजुअली भी मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो और ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ताकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने से पहले कोई भी इशू है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।